बरसात के मौसम में उस तरह से तो लंग्स इन्फेक्शन नहीं होते हैं, निमोनिया उस तरह से नहीं ट्रिगर करते, लेकिन जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको सडनली एस्थमेटिक कफ छिड़ जाती है और वो बड़ी वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं, रेशा हो जाता है बहुत हाँ, ज़्यादा, जिसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? असल में गर्मियों में रिलेटिवली या अमूमन जो है ना सांस के अमराज कम होते हैं, लेकिन जब जो बरसात का मौसम आता है तो उसके दो तरह से इफेक्ट करता है। एक तरफ तो चूँकि हबस बहुत होता है, तो हबस की वजह से एक नॉर्मल इंसान भी ना उसको भी सफोकेशन होती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, घुटन का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। उसके साथ जब वो हबस की कैफियत में घुटन महसूस होती है तो एक नॉर्मल इंसान जब सांस की खराबी महसूस करता है तो एस्थमेटिक जो है, चूँकि उनमें एंजाइटी का कंपोनेंट भी पहले से चल रहा होता है, उन्होंने असल में जो हम बात सुनी है ना कि दम एक सांस की भी क्या वैल्यू, उन्होंने वो फेज़ गुजारे होते हैं। तो उनके लिए एक एक सांस जो होता है ना, वो एक एक जो लम्हा, एक एक घड़ी जो होती है, वो बड़ी तकलीफ थी और बड़ी परेशानी वाली बन जाती है। तो उस हबस की कैफियत में एक तो एंजाइटी की वजह से उनको सांस की कमी महसूस होती है, जनरली भी जो नमी होती है उसकी वजह से सांस की नालियों में सूजश का अमल शुरू हो जाता है। दूसरा कि इसी बरसात में चूँकि हम एयर कंडीशनिंग भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जहाँ जिनको अल्लाह ने ये सहूलत दी हुई है वो एयर कंडीशनिंग जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बाहर का टेम्परेचर और उस कमरे का टेम्परेचर जहाँ पे एसी चल रहा होता है बड़ा फ़र्क होता है और वो डिफरेंस उस वक्त और ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने एसी की बात की, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एसी में बैठे हुए इस मौसम में अगर सांस नहीं आता, उसकी भी ये रीजंस हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो ज़मीन से ताज़ा पानी आता है ना, वो हमारे हाथों को ठंडा लग रहा होता है, और सब सर्दियाँ आती हैं तो ज़मीन से आने वाला ताज़ा पानी हमें गर्म लग रहा होता है। गर्म लग रहा है, ऐसा क्या है, हालांकि पानी तो वैसे ही आ रहा होता है। असल में हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसका और पानी का जो डिफरेंस है उससे वो फ़र्क सामने आ रहा होता है। तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह ठंडी है और एक गर्म है तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस और ज़्यादा हो जाता है। तो एकदम अभी आप जो है ना घर से बाहर हैं या इवन के घर के अंदर भी जो है ना, सिर्फ उस कमरे में टेम्परेचर बेहतर होता है जहाँ एसी है, वॉशरूम भी गर्म है, किचन भी गर्म है, बाकी एरियाज़ भी गर्म है। तो वो जो एकदम हम जो है ना लाउंज में जाते हैं, एकदम वॉशरूम में जाते हैं, फिर वापस कमरे में आते हैं, तो वो जो सडन टेम्परेचर का चेंज होता है ना, वो फौरी तौर पे नाक और हलक और उसके बाद सांस की जो बारीक नालियाँ होती हैं, जो एस्थमेटिक में जहाँ असल में सोजश चल रही होती है, उसको ट्रिगर अच्छा डॉक्टर साहब, फिर करना क्या होगा? क्योंकि अब ये भी नहीं हो सकता कि हम बाहर ही रहें बिल्कुल, एक ही रूम में बैठे रहें, कमरे में बैठे रहें, बाहर भी निकलना है, अंदर भी आना जाना है, ये तो मामूलात ज़िंदगी तो चलते रहने हैं। जी, मैं इसी तरफ इन्हीं चीज़ के अंदर रह के सर्वाइव कैसे करना है? एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस मौसम में देखें, जो बंदा फिट होता है ना वो झटके भी बर्दाश्त कर जाता है, पहली बात तो ये। तो एस्थमेटिक्स जो है ख़ास तौर पे उनको चाहिए कि वो अपनी दवाइयाँ इस मौसम में तो बिल्कुल जो है ना वो उसमें कोताही ना करे, जो है ना वो रेगुलर रहे और आप ये एस्मा को बेहतर से बेहतर कंट्रोल करके रखें ताकि इस तरह के झटके लग भी जाएँ तो वो सह जाए, पहली बात। दूसरी ये होती है कि वो कोशिश करें कि कम से कम टेम्परेचर डिफरेंस वाली जो है जगहों पे जाएँ आएँ, और अगर आना जाना पड़ ही जाए, मजबूरी हो, तो एक बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात है कि पहले हम फेस मास्क यूज़ करते थे कि जी कोविड आ गया है, दूसरों के इन्फेक्शन से बचना है। इस मास्क का एक और फ़ायदा भी है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं ना, ये गर्म होता है, तो जब हमने मास्क अगर नाक पे ये चेहरे को कवर किया हुआ है ना, तो जो हमारी सांस बाहर निकलती है उस वाली जो गर्मी होती है वो यहाँ रुक जाती है। जो अगला सांस हम लेते हैं वो उसके साथ थोड़ा सा एक्लिमेटाइज हो जाता है, तो वो जो ठंडी हवा होती है, यानी जो एस्थमेटिक है वो रूम में बैठे हुए भी आप मास्क पहने या अंदर बाहर हो रहे हैं? नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि रूम में मुसलसल बैठे हुए, अगर आना जाना पड़ जाता है ना कहीं अगर इस तरह, तो उसमें वो मास्क का इस्तेमाल जो है ना उनके लिए जो है। और सर वैसे भी पाकिस्तान में जितनी एयर पोल्यूशन है, जितना पोल्यूटेड हमारा माहौल है, हमें तो वैसे भी मास्क पहनना चाहिए, वेयर करना चाहिए। असल में एक और पहलू जो है ना वो एस्थमेटिक्स के साथ वही होता है, जब वो मास्क पहनते हैं ना तो बास का तो उनको सफोकेशन बढ़ भी जाती है। तो ये हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एस्थमा है ये जेनेटिकली होता है या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये लाइफ में या किसी भी आपको एज ग्रुप को ये ट्रिगर कर सकते हैं? हाँ, पहली बात तो ये कि एस्थमा बिल्कुल राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न से लेके 80-90 साल के जो बुजुर्ग हमारे यहाँ किसी भी एज पे जाके ट्रिगर कर सकता है, सामने आ सकता है। इसके इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर में जैसे आपने बताया कि जेनेटिक्स, बिल्कुल जिन फैमिली में पहले से एस्मा चल रहा होता है ना, उनके बच्चों के अंदर या उनके बड़ों के अंदर एस्मा ट्रांसफ़र होने के जो इम्कानात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत आम लोगों के। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसमें सबसे पहले पोल्यूशन आ जाती है, और इस वक्त हमारे साल के अगर हम सिर्फ बारिश का सीज़न निकाल दें, इसमें तो चूँकि हवा साफ़ हो जाती है ना बारिश की वजह से, हमारा AQI इंडेक्स बेहतर हो जाता है, वरना साल के बाकी महीनों में तो हवा में जो पोल्यूटेंट वो रहते हैं।
तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन है सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से एस्मा जो है ना लोगों में बन जाता है और फिर ट्रिगर भी होता रहता है साथ। और जो दूसरी वजह है वो अगेन एयर कंडीशनर, बल्कि एयर कंडीशनिंग जब बात हम करते हैं ना तो रूम को उसके एरोमा को बेहतर करने के लिए जो है स्प्रे इस्तेमाल करते हैं कि रूम की जो है ना वो स्मेल बेहतर हो, या इंसेक्टिसाइड स्प्रे, बल्कि यस मुझे इंसेक्टिसाइड से बात सिर में आ गई कि चूँकि ये बारिश के दिन है, इन दिनों में मॉस्किटो बहुत होता है, तो मॉस्किटो कंट्रोल के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट या उसकी जो कॉयल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो उसकी वजह से भी एस्थमेटिक पेशेंट उनका एस्थमा ट्रिगर कर जाता है, या जिनको पहले से नहीं होता उनको ट्रिगर हो जाता है। तो इस हवाले से भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इन दिनों में जब कभी अगर ऐसी चीज़ें आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो तो कोशिश करें कि जिस कमरे में स्प्रे इस्तेमाल करें वहाँ बच्चे ना हो, और उस 2-3 घंटे बच्चों की उस कमरे में एंट्री जो है ना उसको आप रोक के रखें। इसी तरह अगर कॉइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको उस वक्त इस्तेमाल करें उस कमरे के अंदर कि जब बच्चे या घर में फैमिली अफराद उस वक्त ना हो, ताकि वो एक दफ़ा अपने फ्यूम मान जाए और अपना असर कर जाए, जो मॉस्किटो कंट्रोल करना वो कर जाए। ये भी वजह हमें नजर आती है कि अक्सर घरों में कारपेट्स होते हैं और वो कारपेट्स की वजह से भी ये सुना है कि कोई इश्यूज एस्थमा वगैरह के पैदा होते हैं, मैट्स कर ऐसे होते हैं, फिर बरसात का मौसम है, नंगे पाँव लेकर आते हैं, तो उससे भी ऐसी। बिल्कुल, कारपेट्स है ना 2-3 तरह से जो है ना वो एस्थमेटिक को या चेस्ट के प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। एक तो कारपेट्स है ना छोटे छोटे जर्रे टूटते रहते हैं, और वो जर्रे अगर हमें आंखों से नजर नहीं भी आते तो वो हवा में रहते हैं, शामिल हो जाते हैं, और वो फिर हमारे जो है ना नाक से जब सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं तो वो लंग्स में जाते हैं। दूसरा उसके अलावा कारपेट जो है ना ये डस्ट माइट के रहने की बड़ी अच्छी जगह है। डस्ट माइट छोटा सा इंसेक्ट होता है, जैसे हमारे सन लाइस होती हैं ऐसे स्किन के ऊपर ना डस्ट माइट जो है ना एक इंसेक्ट रहता है, नज़र नहीं आता हमें। वो हमारी जो स्किन की जो नॉर्मल जो ड्रॉपिंग्स हैं, हमारी स्किन जो है ना नॉर्मली भी जो है ना ये कुछ अरसे बाद नहीं बन जाती, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है। तो वो ड्रॉपिंग्स को वो खाते हैं एज ए फूड, और फिर हमारे कपड़ों पे, हमारे जिस्म पे, बिस्तर पे, कारपेट पे, परतों पे वो जिंदा रहते हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि जिन घरों में बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ पे रूम्स में कारपेट या ऐसी चीजें ना हो, कारपेट्स नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बोला डस्ट माइट्स होते हैं, तो ये डस्ट एलर्जी के भी बहुत बड़ी रीज़न हो सकते हैं, और ये स्किन को किस तरह अफेक्ट करते हैं डस्ट माइट्स? ओके, अगेन ये जो ड्रॉपिंग्स जो इनकी आगे ड्रॉपिंग्स होती हैं वो अगर हमारे जल्द पे लगती हैं तो जल्द पे खारिश का बायस बनती हैं, और अगर उसको हम इनहेल कर लेते हैं, ट्रैवल करती हैं ऑल ओवर द बॉडी जो डस्ट माइट्स। एग्जैक्टली, Okay, उससे खारिश लग सकती है इस मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ ये उसी की ड्रॉपिंग जब हम इनहेल करते हैं, जब वो नाक से गुजरते हैं तो नेजल एलर्जी शुरू हो जाती है, और जब वो लंग्स में पहुंचते हैं तो फिर सांस का प्रॉब्लम या और कफ, परसिस्टेंट कफ रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताएं कि इस वेदर में हब्स होता है, हब्स का माहौल होता है, रात में आपकी बात काट रही हूँ, यानी आप इमेजिन करें कि एक कारपेट जिसमें डस्ट माइट्स हो सकती हैं वो किस तरह आपको इफेक्ट करते हैं मल्टीपली, यानी आपकी स्किन पे वो ट्रैवल करेंगे तो आपको खारिश लग जाएगी इस मौसम में, और वो जो पूरी बॉडी पे हो सकती है। घरों में कारपेट्स रखे हुए हैं, एग्जैक्टली, नेजल इन्फेक्शन और लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको खांसी रह सकती है, यानी एक कारपेट। और वजह समटाइम्स तो ऐसे होता है कि आपके घर में सेंटर कालीन रखे हुए होते हैं जो बड़ी खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं, और लोग सालों साल उसको धोते नहीं है। और फिर बच्चों के हवाले से जो है, तो जिन घरों और माएँ ऐसे करती हैं, बच्चों को उस कारपेट पे छोड़ देती हैं कि और टॉयज रख देते हैं कि आप वहाँ पर खेलें। एग्जैक्टली, ये बड़ा डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए। डॉक्टर साहब, डाइट बहुत अहम फैक्टर है इस मौसम में। डाइट क्या होनी चाहिए बच्चों की भी और बड़ों की भी, क्योंकि अभी ईद भी गर्मियों में हब्स के मौसम में गुजरी है, तो लोगों ने फ्रीजर्स जो है ना कम से कम 6-6 माह तो लोग गोश्त अपना जखीरा करके रखते हैं, फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं, तो गोश्त वगैरह खाना चाहिए ज़्यादा इस सीज़न में। डाइट आइडियल क्या होनी चाहिए? देखिए, बराह रास्त तो डाइट का क्वेश्चन जो कि वो पेट के मसाइल के साथ जीआई का होता है, लेकिन वो जो जनरल असूल है ना कि जी फूड हाइजीन के, जो कि आप हाथ आपके साफ़ हो, जिस खाने में आपने खाना तैयार करना है बर्तन जो है वो आपके साफ़ हो, फिर जो फूड आइटम आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो फ्रोज़न है तो वो वेल फ्रोज़न, और अगर वो पैक बाहर से आई हैं प्रोसेस फूड है तो उसकी डेट एक्सपायरी वो चीज़ करना, और अगर वो फ्रेश फूड है जैसे सलाद की आइटम्स हैं, इसी तरह जो है ना हमारी सब्जियां वगैरह हैं तो उनको अच्छी तरह धोना। वो जो जनरल जो फूड हाइजीन के प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ भी अप्लाई होती हैं। दूसरा, यूजली तो फूड के साथ चूँकि गैस्ट्रो वगैरह होता है, अगर हम सांस के वाले से बात करते हैं ना तो ये चीज़ देखने में आती है कि ना सिर्फ बरसात में, सारा साल जो कलर्ड फूड होता है ना, केचप ले लें आप कोला ड्रिंक्स ले लें, आप फैंटा ले लें,
और वो चीज़ इसमें कलर ऐड किया जाता है जो फूड कलर्स होते हैं ना, तो ये कलर्स देखा गया है कि ये जो कलरिंग एजेंट होते हैं ये एस्मा को ट्रिगर कर देते हैं। और अमूमन हम जब बच्चों को या उनके पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि खुराक में आपने क्या एहतियात करनी है, तो हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि आप ये देखें कि जहाँ पे आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोसेस फूड है, वो उससे तो आप बिरयानियों में पूरे जो कलर्स डाले जाते हैं, जो जर्दा मसाला बनाने के लिए डाला कलर्स डाले जाते हैं, इवन आजकल जो हमारे डब्बों वाले आते हैं, टिक्का मसाला आप इवन कह लें, उसमें रेड कलर ऐड किया जाता है जो एक टिक्के को रेडिश कलर देता है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कलर ऐड किया जाता है जस्ट कि आपका जो खाना है वो अट्रैक्टिव लगे। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली चेस्ट के अमराज के हवाले से, सीने की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्मोकर्स होते हैं उनको ऑन एंड ऑफ खांसी लगी रहती है। आपको पता चल जाएगा, इवन आपके घर में नहीं, अगर आपके ऑफिस में भी पता चल जाएगा दूर से ये बंदा स्मोकर है। और डेफिनेटली उनको स्मोकिंग तो छोड़नी चाहिए। जो नहीं छोड़ पाते हैं उनको किस तरह से अपनी लाइफ ऐसे मेंटेन करनी चाहिए कि वो स्मोकिंग भी कर लें, चलें कर लें, नहीं अब छोड़ते कुछ लोग, तो वो एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सके, नॉट दैट मच क्वालिटी बट अ लिटिल बिट क्वालिटी लाइफ। एग्जैक्टली। अच्छा, असल में इसको हम यूँ कर लेते हैं कि जो लोग स्मोकर्स हैं उससे हम कह सकते हैं कि उनमें प्री एग्जिस्टिंग लंग कंडीशन, इनके उनमें पहले से लंग्स का प्रॉब्लम ना चल रहा होता है। अच्छा, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिजर्व रखे हुए हैं कि रिजर्व से मुराद ये कि अगर मेरे लंग्स जो है ना इस वक्त तक उसमें 100% ब्रीथिंग का पोटेंशियल है, तो मैं नॉर्मल हालात में सिर्फ 20% यूज़ कर रहा होता हूँ। 80% तो अल्लाह ताला ने रिजर्व रखा हुआ है। ये कब काम आता है? जब मैंने कोई एक्सर्शन करनी है, मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी है, मैंने भाग के कोई चीज़ उठानी है, मैंने कोई वज़न कैरी करना है, उस वक्त बॉडी रिजर्व काम आते हैं। तो स्मोकर के केस में चूँकि ये साल से स्मोकिंग कर रहे होते हैं ना, तो यार कुछ नहीं होता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो असल में उनके वो रिजर्व खाए जा रहे होते हैं। उनको जब रियलाइज होता है ना, एंड ड्यू टू एक एज पर पहुंचने पे उनके सारे रिजर्व अच्छा, खत्म हो जाते दूसरी हैं। चीज ये है कि इनको शायद खुद को इतना नुकसान ना हो जब ये बच्चों के साथ बच्चों के सामने पीते हैं, फैमिलीज में बैठ के पीते हैं, गाड़ी में पीते हैं, तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो इस सेगमेंट का हमारा मकसद भी यही कि कम से कम जो लोग हमें घर में बैठे देख रहे हैं तो वो मुफ्त मशवरे जो हम जिनको स्टूडियो में बुलाते हैं उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें, और यकीनन सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और तो हम आज सबको का भी ये सेहत का सेगमेंट ख्याल देखने के रखना भी बाद आई एम चाहिए। श्योर कि बहुत सारी खवातीन ऐसी होंगी जो अपने घर में या तो कारपेट्स को वॉश करवाएंगी, सेंटर करेंगी, और कुछ ऐसे जो कारपेट्स हैं जो आपको लग रहा हो कि बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो कारपेट भी एक फैक्टर हो सकता है। और वजह आजकल एंजाइटी के इतने पेशेंट्स हैं, एंजाइटी से आपका सांस का इशू होता है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि हमें अस्थमा हो गया जी। चलें जी, ये बहुत बड़ी हम हेल्थ का हम कोशिश करते हैं, एक दिन में तो सारा कवर नहीं कर सकते हैं सारे ऑर्गन्स, एक एक दिन हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी भी हो।